नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति आदिवासी नहीं रहता, वो एसटी के आरक्षण का हकदार भी नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार डीलिस्टिंग के प्रयास कर रही है। आवश्यक भी है क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो धर्मांतरित हुए उन्होंने अपनी आस्थाएं छोड़ी, और आरक्षण में व्यवस्था यही है कि जो अपनी आस्थाएं छोड़ता है, रीति रिवाज छोड़ता है, वो आदिवासी नहीं रहा। जो ईसाई बन गया उसने क्रॉस लटका दिया, वो न पूजा पद्धति में विश्वास करता है न अपनी आस्थाओं में विश्वास करता है, और वो अलग हो गया तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो उस ईसाई बनकर के दोहरा लाभ लेता है, तो वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये पहले मैंने कहा और अभी कह रहा हूँ। और डीलिस्टिंग के लिए जिस प्रकार का पहले काफी लोगों ने ज्ञापन भी दिए कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, और जब डीलिस्टिंग होगी तो ये होगा कि जो लोग गलत तरीके से दोहरा लाभ ले रहे हैं वो न ले पाएंगे, और वास्तव में जो लोग आदिवासी उसको लाभ मिलेगा तो उनका भला हो जाएगा। ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और डीलिस्टिंग और ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आपको पता। खैरथल जिले के भिवाड़ी में ज्वेलर्स हत्याकांड में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील किया गया है। बदमाशों ने अनिल की स्विफ्ट कार को वारदात में इस्तेमाल किया था। इससे पहले पुलिस ने ज्वेलर्स हत्याकांड में शामिल एक आरोपी प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 23 अगस्त की रात को भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने शोरूम के मालिक जय सिंह, उसके भाई मधुसूदन और बेटे वैभव से मारपीट की थी, जिसके बाद जय सिंह और मधुसूदन को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान जय सिंह की मौत हो गई थी। गोलीबारी में घायल एक सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली के एम्स में भर्ती है। तो वहीं टोंक में 20 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है, जहां पर 3 फर्जी रजिस्ट्री की जांच रिपोर्ट कल पेश की जा सकती है। कल एक विक्रेता के बयान दर्ज किए जाएंगे। रिपोर्ट पेश करने के बाद भी लगातार जांच जारी रहेगी। कांग्रेस के नेताओं पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप है। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। फर्जीवाड़े में टोंक के बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो वहीं आरपीएफ ने मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में तकरीबन 175 किलो चांदी पकड़ी है। इसे बाकायदा 5 कार्टन में भरकर लीज्ड कंपार्टमेंट में बतौर कमर्शियल गुड्स लाया जा रहा था। फिलहाल कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी कंसाइनमेंट की जांच कर रहे हैं। वहीं बिल में पूरे सामान का वजन 155 किलो बताया गया। फिलहाल जांच चल रही है। जीआरपी के मुताबिक यदि कोई गफलत निकलती है तो केस दर्ज किया जाएगा। बॉम्बे सुपर फास्ट जो ट्रेन आती है बॉम्बे से जयपुर, उसमें लीज के अंदर कुछ पार्सल आए थे, तो उस पार्सल्स को चेक किया गया था। तो उस पार्सल को चेक करने पर उसके अंदर चांदी के आइटम्स मिले थे कुछ, जिसमें मूर्तियाँ, कुछ ब्रेसलेट, इस टाइप से कुछ आइटम्स थे। तो 5 पैकेट्स में थे, ये 5 कार्टन्स में थे। तो उसके संबंध में उनके लीज वालों से बिल मांगे गए, तो उन्होंने बिल पेश किया। बिल पेश करने के पश्चात में आरपीएफ और सेल टैक्स वाले उनको बुला के उनसे वेरीफाई कराया। तो सेल टैक्स वालों ने उसको वेरीफाई किया, तो बिल वगैरह उसमें कुछ बिल्स तो अभी सही पाए गए थे, बाकी उनको देख रहे थे। सेल टैक्स इसके अंदर दे रहा, हमने सेल टैक्स को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर अभी देवराज हत्याकांड को भूला भी नहीं था, लेकिन उदयपुर में एक बार फिर से स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने निजी स्कूल के 4 छात्रों को डिटेन किया है। रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में चाकूबाजी पार्ट 2। स्कूली छात्र पर कातिलाना हमला। लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं से लेक सिटी अब क्राइम सिटी बनती जा रही है। मामूली बात पर चाकू तलवारें चलने लगी है। उदयपुर अभी देवराज के जख्मों से उभरा ही नहीं था
जिसमें देवराज की मौत हो गई थी और अब फिर से चाकूबाजी। कौन है ये चाकूबाज जो मामूली बात पर चाकू निकाल लेते हैं और हमला कर देते हैं? उदयपुर में एक बार फिर स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई है। अब घटना प्रतापनगर थाना इलाके के स्टर्न वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच हुई है। दरअसल दो स्कूली छात्रों के बीच विवाद हो गया था और ये विवाद धक्का मुक्की तक पहुंच गया। धक्का मुक्की के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन दूसरे गुट के छात्र ने हमले का प्लान बना लिया और अगले दिन छात्र चाकू लेकर आया और दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। उसके साथ कुछ झगड़े के रूप में उसके चाकू लगा हाथ के, तो इस सूचना पे पुलिस गई मौके पर और जो 3 लड़कों को डिटेन किया है, जिसमें मेन जिसने वार किया वो उसी महावीर सिंह नाम है उसका, ठीक है। और अभी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और साथ में 2 लड़कियां ने उनको डिटेन किया अपने। जिस छात्र पर चाकू से हमला किया उसने सजगता दिखाते हुए बचाव किया और गंभीर घायल होने से बच गया। इस दौरान हमला करने वाले स्कूली छात्र के साथ 3 अन्य स्कूल के छात्र मौजूद थे। इधर घटना से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को भी दी। ग्रुप में मेरे को चाकू मारने की पेट में जो मैंने हाथ से पकड़ा। नहीं तो पहले से बच्चों को जानते थे आप? हाँ, मेरे मतलब दूसरे क्लास के हैं बच्चे। अच्छा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अन्य छात्रों को भी डिटेन किया है। पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की। वहीं घायल छात्र ने बताया कि हमला करने वाले इस स्कूल के अन्य कक्षा में पढ़ने वाले छात्र थे और चाकू उसके पेट में मारने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ आगे कर दिया जिससे हाथ पर चोट लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला सब्जी काटने वाले चाकू से किया गया है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोटपुतली जिले के कांकर की ढाणी गांव में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर के धमाके में महिला बुरी तरह जख्मी हुई है। आनन फानन में झुलसी गई महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लीकेज हो रहा था। जैसे महिला ने चाय बनाने के लिए लाइटर जलाया, तभी तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। मेरी बात भी थी, जैसे अंदर गई, पता नहीं ये लीकेज था, इंडियन कंपनी का सिलेंडर था। वो जैसे अंदर गई है, उसने चलाया है, चलाने के बाद एकदम धमाका हुआ है। मतलब सिलेंडर चलाने के बाद धमाका हुआ है। सिलेंडर चलाते ही धमाका हो गया। फिर उनको क्या हुआ है? उनको लगी है, मतलब चेहरा चूरा, हाथ दोनों, पैर, ये उसको। कहाँ पे एडमिट कराया आपने? वो है सचखंड नीमरा। तो वहीं शिक्षा विभाग अब शीतकालीन अवकाश की तारीखों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक सर्दी पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अवकाश घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ना हो। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग में इस बार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक दिए गए हैं, लेकिन विभाग इसकी तारीखों में बदलाव करने की तैयारी पर विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है, हमने कुछ दिनों को बढ़ाया है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की सर्दी की छुट्टियां होती थी। उसमें सर्दी पड़े कि न पड़े छुट्टियां होती थी। अब हमने ये कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टियां देंगे, चाहे वो 1 जनवरी से हो, चाहे वो 5 जनवरी से हो। हम उसकी समय देकर रहेंगे। पहले कहता सर्दी पड़े कि न पड़े, वो देनी देनी, उसके कारण 2 छुट्टियां हो जाती थी। 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में राजस्थान सरकार की तरफ से रोड शो किया गया। माया नगरी में आयोजित इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश का सीधा न्योता दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी। रिपोर्ट देखिए।
निवेशकों को सीएम भजनलाल शर्मा का न्योता। सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाइए। बगीचे के संवर्धन में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। कमी होगी दूर, सहयोग मिलेगा भरपूर। औद्योगिक विकास में लंबी छलांग के लिए तैयार। आपकी पहल की है दरकार। मेरी उस दिन एक मीटिंग थी मेरी कैबिनेट की। मैंने कहा मैं कैबिनेट की मीटिंग करता हूं, आप जाइए। और मैंने मेरे 2 अधिकारियों को भेजा और उनके साथ जमीन देखने के लिए। मेरी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास। मैंने कहा जमीन पसंद आ गई, आपको देख लिया। 4 स्थानों पर उन्होंने जमीन देखी और हमने उसी दिन उस जमीन को फाइनल करके कह दिया कि अब आइए और राजस्थान के अंदर जयपुर में फिल्म सिटी लगाइए। 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रही राइजिंग राजस्थान के लिए शुक्रवार को सूबे के मुखिया मुंबई में बड़ी आत्मीयता से उद्योगपतियों को आमंत्रित करते नजर आए। सीएम ने राइजिंग राजस्थान के मंच पर उद्योग जगत के कई दिग्गजों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सभी सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाने राजस्थान आइए। न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। सीएम ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्थान में उद्योगपतियों के उद्योग कभी वापस नहीं हुए हैं, बल्कि एक नहीं कई उद्योग तैयार हुए हैं। मैंने मेरे अधिकारियों से भी बात की। इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया। सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। दरअसल भजनलाल सरकार ने आगामी 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं और निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो विश्व के प्रमुख देशों और भारत के बड़े शहरों में निवेशकों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे। हम हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा और उस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने
हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनमें भी हमने एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा। उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस समिट को राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी को इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है एक बार फिर से, और इसे जैसे ये खबर पहुंची राजस्थान समेत देश भर में लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। निशानेबाजी के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम अवनी लेखरा ने रोशन किया है। राजधानी जयपुर में अवनी के गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई है। परिवार के लोग, ट्रेनर, कोच सब जयपुर के जगतपुरा निवास पर जश्न मनाते देखे गए। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर के अवनी की कामयाबी की बधाई देते दिखाई दिए। 2 बार पैरालंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट अवनी बन चुकी हैं। दो बार पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा। दूसरी बार अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत का डबल धमाका। जयपुर की अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड, मोना अग्रवाल को मिला ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने शुक्रवार को 2 पदक जीते। जयपुर की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने महिला वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। फाइनल राउंड में अवनी पहले और मोना तीसरे नंबर पर रही। साउथ कोरिया की ली यूजी ने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बेटी की जीत पर परिवार में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, हम सभी के चेहरे पे मुस्कान बढ़ती गई और आखिरकार अवनी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का पल था। हम काफ़ी जोश में भरे हुए हैं और पूरा परिवार खुश है। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोना अग्रवाल का पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया है और ये मेडल मोना ने मात्र 2 साल की मेहनत में अचीव किया है। गोल्ड पर निशाना साधने वाली अवनी लेखरा ने अपना ही पैरालंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार 249.7 पॉइंट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए दोनों को एक्स पर बधाई दी। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दोनों को जीत की शुभकामनाएं दी। आपको बधाई। आज राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में पदक जीते, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा। दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आगे के ओलंपिक्स की भी तैयारी के लिए हम पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवनी 2020 के पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। वे पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट बनी थी। इसके बाद अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी लेखरा को अब तक पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यंग इंडियन ऑफ द ईयर, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर,
समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मोना अग्रवाल ने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया। उन्होंने दिसंबर 2021 से ही शूटिंग करना शुरू किया था। मोना अग्रवाल ने इसी साल 9 मार्च को अपने करियर के चौथे इंटरनेशनल टूर्नामेंट WSPS पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में गोल्ड जीतकर 2024 पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बारा कोतवाली पुलिस हत्या के आरोपियों के साथ जो करती हुई दिखाई दी है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। पुलिस द्वारा निकाली गई आरोपियों की परेड को देखने के लिए लोगों की सड़क पर भीड़ जुट गई। रिपोर्ट देखिए। फटे हुए कपड़े, गंजा सिर और लड़खड़ाकर चलते ये शख्स कोई और नहीं, हत्या के आरोपी है। पुलिस ने इन 3 आरोपियों की ऐसी परेड निकाली कि जिसने भी देखा वही हैरान रह गया। अपना दबदबा कायम करने वाले, लोगों को डराने वाले आज सड़क पर बेबस फटे कपड़ों और बदहाली में चलते दिखे। पुलिस की इस परेड को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल बारा के मातना रोड पर बदमाशों ने दुर्गेश माली की 20 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने देसी कट्टे से फायरिंग की, गोली सीने में लगी और कुछ देर बाद ही व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम के टाइम पे ये ढाबा था जहाँ भी घटना तस्दीक और क्राइम सीन के मुलजिमों ने बताया जो उस तारीख को एक यहाँ दुर्गेश नाम का माली युवक के ये 3 आदमियों ने मिलकर उसके ऊपर हथियारों से वार कर दिया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। तो बाद में जो ये मुलजिम पकड़े, गौतम सुमन, ललित प्रजापत और अभिषेक मेहरवाल। अब तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपी गौतम सुमन, ललित प्रजापत और अभिषेक बैरवा को पुलिस ने गंजा कराकर फटे कपड़ों में घटना स्थल तक पैदल मार्च किया और मौका मुआयना करवाया। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने वारदात को कबूल कर लिया है। इनसे वारदात में काम में लिए गए देसी कट्टे पुलिस ने बरामद किए हैं। तीनों ने मिल के अभिषेक बैरवा ने ईट की मारी और इन दोनों के पास कट्टे थे देसी, वहाँ से एक राउंड की मारी और ये उस दिन फरार हो गए थे। उसके बाद में उसको कोटा रेफर कर दिया था, घायल था, जो उसकी वहाँ डेथ हो गई रात को ही। और इनकी तलाश की, ये बात पकड़ में आ गए, जिससे अभी तक अनुसंधान पहुँच सका है। इनके जिस हथियारों से मारा हुआ हथियार भी बरामद हो गए और राउंड भी बरामद हो गए। एक खाली केस भी बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल में गए थे मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और इन्हों के द्वारा ही घटनास्थल का अभी जो सूचना दी कि हम घटनास्थल को बता सकते हैं, उस पर इनको पैदल घटनास्थल पहुंचे। हमारे आगे चल के इन्होंने घटनास्थल का वो बताया, क्राइम सीन बताया कि यहाँ था दुर्गेश यहाँ था और इस तरह से हमारे लड़ाई और फायरिंग हुई। उस घटना के बारे में तस्दीक करने यहाँ आए। आज कोतवाली पुलिस घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को पैदल ही वारदात स्थल पर ले गई। हाथ पैरों में पट्टी बांधे, लंगड़ा कर फटे कपड़ों में चलते ये गंजे आरोपी जो शहर में दहशत फैलाना चाहते थे, अब रहम की भीख मांगते नजर आए। बारा से विपिन तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात स्वास्थ्य विभाग की, जहां पर तबादलों को लेकर के नई नीति बनाने की कवायद खत्म हो गई है। तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में विभाग ने एक नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ना तो डेपुटेशन किया जा सकेगा और ना ही एक पद पर 2 कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की तैयारियां, नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की भी तैयारी। एक पद पर एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला होगा लागू। प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या सुलझाने के लिए भर्तियों के साथ ही एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक अब विभाग में जो भी भर्तियां होगी, उन कर्मियों की पोस्टिंग सबसे पहले रिक्त पदों पर की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने डेपुटेशन की व्यवस्था को भी खत्म करने का मन बना लिया है। एक पद पे 2 लोग बैठे हुए वो सब जाएंगे, ठीक है। वर्किंग अरेंजमेंट सब जाएंगे। मैंने मेरे 8 महीने के कार्यकाल में मैंने एक भी डेपुटेशन नहीं किया। मैंने डेपुटेशन इजीएस्ट वे होता है सिस्टम को पंचर करने का।
इसलिए कि अब हमारे जब एक्सेस लोग जब निकल जाएंगे और ये ज़्यादा भर्ती आ जाएगी, तो मेरा सबसे भारी उद्देश्य है कि मेरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह मुझे ये भर्ती है और एक्सेस जो लोड है जो शहरों के अंदर है, इसको मुझे करके इसको दुरुस्त करना है। अब एक ही पद पर 2-2 कर्मियों को लगाए जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अभावग्रस्त जिलों में काम करने पर एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार एक जगह पर 2 साल पूरे करने पर कार्मिक तबादले के लिए पात्र होंगे। हालांकि कर्मचारियों के इंटरचेंज करने पर भी विचार चल रहा है। पॉलिसी के अनुसार तबादलों की पूरी प्रक्रिया राज्य हेल्थ पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार कर्मचारियों को सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाएगा। पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखा गया कि पति पत्नी को एक ही जगह पर पोस्टिंग मिल सके। ऐसा न होने पर आसपास के जिलों में भी पोस्टिंग उन्हें दी जा सकती है।